जो मेगा वर्ड है वो कहीं भी आएगा तो मान लेना वो फीमेल से कनेक्टेड है, ये बात को याद रखना। आपने जो स्ट्रक्चर देखा होगा, अगली लेयर हमारी आएगी एंडोथीसियम। कौन सी लेयर? एंडोथीसियम। सबसे आउटर, मोस्ट आउटर कौन थी? अब मेल गैमेटोफाइट का मतलब ये होता है कि इट इज द कैरियर ऑफ मेल गैमेट। और वेजिटेटिव सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है। हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिवियान, जहां हमारी पूरी टीम आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए बनाती है पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लेक्चर। तो बेटा हम इस लेक्चर में कहां पहुंच चुके थे? हमने फ्लावर के बारे में जान लिया था और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ चुके थे हम पिछले लेक्चर में, ये बात हमारी हो चुकी थी। पर मैंने जैसा आपको वादा किया था कि मैं दूल्हे का घर पूरा आपको दिखाने वाला हूं। दूल्हे का घर मतलब हम स्टेमन, जो हमारा एक कॉमन नाम था, या फिर जो एंड्रोशियम, जो एक थोड़ा पढ़ा लिखा नाम था, उसके बारे में पढ़ने वाले। और इसको हम क्या बोलते थे कि ये दूल्हे का घर है। किसका घर है? दूल्हे का घर। हमारे दूल्हे का घर है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसा है, क्यों है, कहाँ है दूल्हा, कौन उसके मम्मी पापा हैं, कौन उसकी मौसियां हैं, ये सारी बातें हम करेंगे बेटा आज, है ना। तो आओ समझते हैं। तो आज टॉपिक क्या बेटा? आज स्टेवन। और स्टेवन को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। मैंने आपको दो नाम बताए थे। एक नाम क्या बता दिया था कि एक स्टेमन होता है, और एक नाम क्या बता दिया था कि एक नाम एंड्रोशियम भी होता है। पर इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, माइक्रोवर्ड हमारे इस चैप्टर में जहां कहीं भी आएगा, ये मान लेना वो मेल से ही कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? मेल से ही कनेक्टेड है। और जो मेगा वर्ड है वो कहीं भी आएगा तो मान लेना वो फीमेल से कनेक्टेड है, ये बात को याद रखना। ठीक है बेटा जी। तो हम आज ये समझने वाले हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल, या फिर कह सकते हैं जिसको मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर एंड्रोशियम, या फिर स्टेमन, कई सारे नाम हमने पढ़ लिए उसके बारे में। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमन हैविंग फिलामेंट एंड एंथर। अब ये एक सिर्फ एक नहीं होता, एक से कहीं ज्यादा हो, नंबर कई ज्यादा हो सकता है। हो सकता है एक हो सकता है दो हो, तीन हो, चार हो, पांच, इवन कई का, जैसे पीस होते थे बेटा। पी का जो प्लांट होता है उसमें तो 10 होते हैं, टोटल 10। ये पूरा स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, पर एक के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट पार्ट, एक पार्ट को हम बोलते हैं एंथर पार्ट। अब जो फिलामेंट पार्ट है बेटा, ये जो फिलामेंट पार्ट है, इट इज अ स्टॉक, नथिंग एल्स। एक स्टॉक। स्टॉक से मतलब क्या बेटा? एक डंडी, एक छोटी सी डंडी, और स्लेंडर शेप की है। किस शेप की है? स्लेंडर शेप। अब आप सोच रहे होगे सर ये सिलेंडर शेप क्या है? कुछ भी नहीं बेटा। जो सिलिंड्रिकल शेप होता है, उसको हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर शेप। कौन सा शेप? सिलेंडर शेप। तो कैसा है? स्टॉक है। कैसा है? सिलेंडर शेप है। साथ ही साथ ये बेटा इनफर्टाइल है, ये कह सकते हैं स्टेराइल है। मतलब इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा हो। बट ऐसा हेल्प नहीं कर रहा कि कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, पर कुछ ना कुछ तो हेल्प कर रहा है। बट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं होता। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है एंथर का। ये होता है फर्टाइल पार्ट। मतलब अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कह देता हूं कि स्टेमन के अंदर, किसके अंदर? स्टेमन के अंदर, किसके? स्टेमन के अंदर एंथर वो असली जगह है जहां हमारा दूल्हा मिलेगा। मतलब एंथर वो दूल्हे का घर, असली घर। ये असली घर है हमारे दूल्हे का। इसके अंदर मिलता है पॉलन सेक्स के अंदर। इसको बाद में आगे अपन डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर मिलता है। किसके अंदर? एंथर के अंदर। इसीलिए इसको हम फर्टाइल पार्ट बोलते हैं और फिलामेंट को हम स्टेराइल पार्ट बोलते हैं। अब फिलामेंट के, किसके? फिलामेंट के भी दो पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम प्रोक्सिमल पार्ट बोलते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट, और इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल पार्ट। मतलब अगर मैं ये कहूं कि फिलामेंट के डिस्टल पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है? एंथर जुड़ा है, क्या बात गलत होगी? नहीं ना। फिलामेंट के दो पार्ट हुए, एक पार्ट हुआ डिस्टल, एक पार्ट हुआ प्रोक्सिमल। तो उसके डिस्टल पार्ट से, किसके? फिलामेंट के डिस्टल पार्ट से कौन जुड़ा होता है? एंथर, जो हमारा फर्टाइल है, जो हमारे दूल्हे का असली घर है कि नहीं बेटा। आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करेंगे हम। अब देखो, फिलामेंट के बारे में वैसे हमने सब कुछ पढ़ लिया, जो जो भी कॉमन चीज थी उन्हें समझ ली। ठीक है, देख भी लो। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, पेटल और टेपल। टेपल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो अपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। ये टेपल जो है बेटा, जिसमें सेपल एंड पेटल डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, साथ में मर्जअप हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं? टेपल। और ये कैसा पार्ट है? स्टेराइल पार्ट है। मतलब हमारा फिलामेंट कैसा पार्ट है बेटा? स्टेराइल पार्ट है। जो अपन ने बात की थी कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फर्टिलाइजेशन में, पर हाँ वो एंथर को पकड़ के रखता है, एंथर को बॉडी में जोड़ के रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो है। एट लास्ट एंथर फर्टाइल पार्ट है। कैसा है? फर्टाइल पार्ट है। विद इन वेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। तो हमारे पोलन ग्रेन्स, और ये जो पोलन ग्रेन्स है बेटा,
एक्चुअली में ये भी दूल्हा नहीं है, याद रखना, ये भी दूल्हा नहीं है, इसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में, दोनों बातें मैं आपको क्लियर करूंगा जब पोलन ग्रेन पढ़ाऊंगा। याद रखना है, ये मेल गैमेट नहीं है, ये मेल गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट है। हम बात करेंगे इस पे ना बेटा, कि याद रखना पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, वो मेल गैमेटोफाइट होता है। अब कुछ बात करते हैं एंथर के बारे में कुछ और। एंथर इज यूजुअली बाइलोब। आपने जो स्ट्रक्चर देखा होगा अभी देखा, उसमें एक कुछ इस तरीके से था, दो लोब्स देखने को मिल रहे थे, क्या दो लोब्स देखने को मिल रहे थे, और नीचे यहाँ पे फिलामेंट था, है ना। ये जो दो लोब है, ये है लोब 1 और ये है लोब 2, तो टोटल कितने लोब है? दो लोब है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब है। और अगर जब आप इसको ऐसे बीच से काट दो इधर से, तो जो स्ट्रक्चर आप ऊपर से देखोगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ के हिसाब से अगर अपन देखें तो आपका एक लोब ये है, ये आपका एक लोब हुआ और ये आपका दूसरा लोब हुआ। टोटल कितने लोब? दो लोब, इसीलिए हमें इसको बाई लोब बोला। और हर लोब के अंदर, ये जो एक लोब है, इस लोब के अंदर एक थीका ये है, एक थीका ये है, इसीलिए इसको हम डाइथेकस भी बोलते हैं। अब डाइथेकस क्यों? एक लोब के अंदर दो थीका है, एक लोब के अंदर दो थीका है। कितने? एक लोब के अंदर दो थीका है, इसलिए डाइथेकस, ना कि पूरे एंथर है। पूरे एंथर में कितने थीका हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लोब के अंदर दो थीका, तो दो लोब के अंदर 4 थीका है, इसीलिए हम एंथर को बोलते हैं इट इज अ बाई लोब एंड डाइथेकस। पर डाइथेकस के साथ एक लोब, एक लोब का डाइथेकस। टोटल कितने थीका हो गए बेटा? 4 थीका हो गए। ईच थीका हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। याद करो जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्ड पढ़ रहे थे, उसमें स्पोरेंजिया वर्ड पढ़ा था हमने, वो स्पोरेंजिया ही है माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रो वर्ड है मतलब क्या होगा? मेल पार्ट का स्पोरेंजिया। हमने अभी बात की कि अगर माइक्रो वर्ड आएगा तो हम उसको मेल पार्ट का मानेंगे, मेगा वर्ड आएगा तो उसको फीमेल का पार्ट का मानेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किसको देगा? राइज करेगा मेल गैमेट को। किसको? मेल गैमेट को। 4 इन टोटल। अब क्योंकि थीका 4 और हर थीका के अंदर एक स्पोरेंजिया, देखो एक थीका ये है, उसके अंदर एक स्पोरेंजिया, दूसरा थीका ये है, उसके अंदर दूसरा स्पोरेंजिया, तीसरा थीका ये, उसके अंदर तीसरा स्पोरेंजिया, और चौथा थीका ये, तो चौथा स्पोरेंजिया। तो टोटल कितने स्पोरेंजिया हो गए? 4 स्पोरेंजिया हो गए बेटा। कितने स्पोरेंजिया? 4 स्पोरेंजिया। एंड दस टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट। तो हमने 3 बातें हमको याद रखनी है। ये पहली बात तो एंथर बाइलोब्ड है, दूसरी बात डाइथीकस है पर लोब के हिसाब से, और टेट्रास्पोरेंजिएट। क्यों? क्योंकि एक स्पोरेंजिया, दो स्पोरेंजिया, तीन स्पोरेंजिया और 4 स्पोरेंजिया है। तो ये तीनों बातें हमें याद रखनी है बेटा। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स एंड बिकम द पोलन सैक। क्या बन जाता है? पोलन सैक। यही हर स्पोरेंजिया डेवलप करके क्या कन्वर्ट होता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोलन सैक में, जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। A large number of microspores known as pollen grains, इसी के अंदर क्या बनेंगे? pollen grains बनेंगे। ये बाद में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? pollen sac में। कौन? माइक्रोस्पोरेंजियम ही कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? pollen sac बन जाता है, जिसके अंदर बाद में pollen grains बनेंगे। और हम pollen grains के ऊपर डिटेल में बात अभी आज ही लेक्चर पे करने वाले बेटा, है ना। और ये बात समझते हैं, जो एंथर है बेटा, ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स से काट रखा था। अब क्योंकि हमने ये बात तो समझ ली, ये बाइलोब्ड है। कैसा है? बाइलोब। एक ये वाला लोब, एक ये वाला लोब। पहली बात हमें याद करने के लिए मिली, एक स्टार बनाओ। एक स्टार वाली बात हमें ये मिली है कि ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बाइलोब है। दूसरी बात, हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? थीका है। क्या बेटा? थीका। मतलब कि एक में दो थीका, इधर भी दो थीका, टोटल 4 होंगे, पर हम बोलते हैं क्या इसको? डाइथेकस। और अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर है तो 4, है तो 4 पर हम डाइथेकस क्यों बोलते हैं? परेशान मत हो, मैं बताता हूँ बेटा। इसको डाइथेकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक लोब के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दोनों लोब के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे हैं, एक लोब के रेफरेंस में बोल रहे हैं कि डाइथेकस होगा। बाइलोब, डाइथेकस। तो बाइलोब हमने बता दिया कि दो लोब हैं। अब डाइथेकस मतलब एक लोब में डाइथेकस, तो दो लोब काउंट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाइथेकस। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो लिया हमने वो एक लोब को लिया, इसको एक लोब को लिया। और अंदर जो ये सेल्स हैं आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। और टोटल कितनी है? 4। इसीलिए एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट। अभी हमारे टॉपिक है पर वो क्या बोल रहा है कि एंथर वॉल लेयर बताओ। क्या बतानी है?
एंथर वॉल लेयर, मतलब एंथर की वॉल्स में कितनी लेयर्स हैं, क्या क्या है, ये बात करेंगे अपन, है कि नहीं बेटा। सबसे आउटर में है आपकी एपिडर्मिस, और ये तो बात है तो हमने अपने पूरे एनाटॉमी में पढ़ ली है। प्लांट के सबसे बाहर कौन सी लेयर मिलती है, एपिडर्मिस देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको मिलेगी बेटा एंडोथीलियम, कौन सी लेयर, एंडोथीलियम, और उसके अंदर मिलेगी बेटा आपको मिडिल लेयर्स, जो कभी 1 भी हो सकती है, 1 से लेके 3 लेयर तक हो सकती है, सिर्फ एक लेयर नहीं होगी, हो सकता है सिर्फ एक भी हो, 2 भी हो, और हो सकता है 3 भी हो। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं टेपटम, क्या बोलते हैं बेटा, टेपटम। तो टोटल 4 लेयर पढ़ी अपन ने, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। अब याद रखना बेटा, ये अंदर जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। और यही स्पोरोजीनस टिश्यू बेटा बाद में क्या बना देता है, पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो हम इसको स्पोरेंजियम ही बोल देते हैं, पर स्पोरेंजियम में जो सेल्स है, जो टिश्यू है, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। और साथ ही साथ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा अलग कलर का सेल दिख रहा है, ये है हमारी पैरेन्काइमा सेल्स, क्या बेटा, पैरेन्काइमा सेल्स है जो आपस में यहाँ पे जोड़ने का काम करिए, और यहाँ पे बनती है लाइन ऑफ डेहिसेंस, क्या बनता है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। और क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अभी समझो बेटा, है ना, परेशान नहीं होना किसी बात को, अभी पूरा पढ़ाएंगे हम आपको। तो जो 4 लेयर अपन ने पढ़ी, बेसिकली याद करो, मैंने आपको बोला था दूल्हे के रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा, ये दूल्हे के रिश्तेदारी हैं। जो टेपटम है, ये हमारे दूल्हे की मम्मी जी हैं। कौन है, ये दूल्हे की मम्मी जी हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलन की माँ, क्या बोलते हैं, ये पॉलन की माँ है। क्यों है, क्योंकि यही उसके खाने पीने का काम करती है। जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बन रहे होंगे उसका नरिशमेंट करेगी, क्या करेगी, नरिशमेंट करेगी बेटा, क्या करती है, उसका नरिशमेंट करती है। और एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, ये है हमारे दूल्हे की मौसियां, क्या है, दूल्हे की मौसियां। एक बात बताओ कि माँ कभी अपने बच्चों को बर्बाद कर सकती है क्या, आवारा करेगी क्या, कभी नहीं ना, सिर्फ वो खाना देती है। और जो मौसियां हैं ये यहाँ पे आवारा करने का काम करती है। बेसिकली ये बात समझो बेटा, जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे, क्या, पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे, तो यही तीनों लेयर, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, अपना पूरा वाटर लूज करेंगी और सूख जाएंगी, और पूरी उसको फाड़ देंगी, ये यहाँ से फट जाएगा, ये लाइन ऑफ डेसिशन से फट जाएगा, और ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स हवा में एक्सपोज हो जाएंगे। मतलब हमारे पॉलन ग्रेन को आवारा करने का काम कौन कर रहा है, ये मौसियां कर रही हैं। कौन कर रही है, मौसियां कर रही है। पर वही जो टेपिटम, जो हमारे पॉलन ग्रेन की माँ थी, वो क्या करती थी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी, क्या प्रोवाइड करती थी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी। तो हमने हमने रिश्तेदारों से मिल तो लिया है, पर उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जान भी लेते हैं। अब एपिडर्मिस, पहली लेयर कौन सी थी भाई बेटा, एपिडर्मिस, हमारे वॉल की जो पहली लेयर थी, सबसे आउटर वाली, ये वाली, ये यहाँ, ये कौन सी लेयर है बेटा, एपिडर्मिस लेयर है। कौन सी लेयर, एपिडर्मिस। आउटर वन सेल्ड थिक लेयर, द फंक्शन ऑफ स्टोमियम पोलन सैक डेहिसेंस। इसका मेन काम क्या है, डेहिसेंस। वही बात है, अपने आप का पूरा वाटर लूज करेगी, और बाद में जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो उसको आवारा करने का काम करती है। किसको, हमारे दूल्हे को आवारा करने का काम करती है। आउटर है, वन सेल है, थिक लेयर है, ज्यादा ऐसा नहीं कि पतली लेयर, मोटी थोड़ी सी, कैसी है, मोटी है ना, इस बात को याद रखना बेटा। अगली लेयर के बारे में समझते हैं, अगली लेयर के बारे में समझते हैं बेटा। अगली लेयर हमारी आएगी एंडोथीसियम। कौन सी लेयर, एंडोथीसियम। सबसे आउटर, मोस्ट आउटर कौन थी, मोस्ट आउटर कौन थी बेटा, एपिडर्मिस। उसके अंदर कौन सी प्रेजेंट है, एंडोथीसियम लेयर। कौन सी लेयर, एंडोथीसियम लेयर। और एंडोथीसियम की सेल्स कैसी है, सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव सेलुलोजिक fibrous thickening arising from inner tangential wall which help in dehiscence of anther due to their hygroscopic nature। एक बात को समझो बेटा, ये थोड़ी सी टेंजेंशियली सेलुलोजिक बना के रखती है, वहां से एरे के फॉर्म में जुड़ी रहती है। इससे क्यों, उसको डेहिसेंस करना है, और इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर इसमें हेल्प करता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी। क्या, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी, पहले ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है बेसिकली
ड्राई नहीं होती, बाद में वाटर लूज करती है और फटने लगती है, जिसकी वजह से हमारा पोलन ग्रेन बाहर निकल सकता है। याद रखेंगे कि टेपिटम के अलावा जितनी भी लेयर है, टेपिटम के अलावा जितनी भी एंथर वॉल की लेयर है, जो कि 3 है, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये तीनों ही क्या करती हैं? ये तीनों ही बेटा क्या करेंगी? ये तीनों ही डेhiscence का काम करती हैं। मिडिल लेयर्स आर 1 to 3, जो मैंने आपको बात बोली थी, सिर्फ एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, मतलब 1 से 3 तक हो सकती है। मिडिल लेयर 1 से 3 तक हो सकती है। कितनी? 1 से 3 तक हो सकती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस थी, फिर एंडोथीसियम थी, फिर मिडिल लेयर थी, है ना? 1 2 3 एंड द सेल्स आर इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब होता है बेटा which is used for short time। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक से ज्यादा लेयर क्यों है, क्योंकि बहुत छोटे टाइम तक इनकी लाइफ होती है, बहुत जल्दी खत्म होने लगती है, इसीलिए एक से ज्यादा लेयर से, है ना? These layer degenerate at maturity। जैसे ही मैच्योर हो जाएगा हमारा पोलन ग्रेन, ये क्या हो जाएगी? डिजेनरेट हो जाएंगी और पूरा का पूरा एंथर वॉल फट जाएगी और हमारा अंदर से क्या? पोलन ग्रेन बाहर निकल पाएगा। पर अभी भी हम एक लेयर के बारे में नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका नाम है टेपिटम, जिसको हमने क्या बोला था कि ये मम्मी जी हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना प्रोवाइड करती हैं। जब हमारा पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा होता है तो उसको खाना देने का काम कौन करता है? टेपिटम लेयर करती है। कौन सी लेयर करती है बेटा? टेपिटम। और आई होप अभी तक आपको ये बात याद हो गई होगी कि सबसे आउटर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है। उसके अंदर लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम। उससे अंदर लेयर कौन सी बेटा? मिडिल लेयर, जो 1 से लेके 3 तक हो सकती है। और सबसे अंदर लेयर कौन सी है? टेपिटम। और क्योंकि सबसे अंदर है, वही खाने का काम भी करती है कि नहीं? दिस इज द इनर मोस्ट, कैसी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है ऑफ एंथर वॉल विच सराउंड्स द स्पोरोजीनस टिश्यू। और जो अंदर का स्पोरोजीनस टिश्यू है, जो बाद में पोलन मदर सेल और बाद में टेट्राड से लेके पोलन ग्रेन बनाने वाला है, उसको कंपोज करती है, उसको सराउंड कर रखती है। टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। मैंने बात बोली थी आपको, टेपिटम क्या करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और एक बात याद रखना बेटा कि हमारे पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो नरिशमेंट वाली सेल्स होती है, ऐसी सेल्स जिनका काम है नरिशमेंट देना, वो हमेशा ही, ऑलवेज, इनमें ऑलवेज एक चीज देखने को मिलेगी, आपको कॉमन मिलेगी। आप कई बार भी नोटिस कर सकते हो, जैसे कि जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पे सेटोरी सेल्स ऐसी होती हैं, डिट्टो होती हैं, उनमें भी सेम चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पे कैसी? सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। पहली बात तो इन नरिशमेंट सेल्स के बाद डेंस साइटोप्लाज्म होगा। क्यों? क्योंकि एक बात को समझो, अगर मेरे पास, मेरा दोस्त मुझसे उधार में पैसे मांगने आता है, अगर मेरे पास खुद नहीं है, मैं कैसे दूंगा किसी और को? और साइटोप्लाज्म क्या है? वो खाना है जो डेवलपिंग सेल को चाहिए। तो अगर किसी सेल के पास साइटोप्लाज्म डेंस नहीं है तो वो कैसे दे पाएगा? एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। अब ये भी समझो कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों है? सेल डिवीजन का रूल ये बोलता है बेटा, सेल डिवीजन का एक रूल है कि साइटोकैरियो रेशियो मेंटेन होना चाहिए किसी सेल का, वरना वो डिवाइड कर देगी। मतलब क्या? कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को एक फिक्स अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे तो डेंस साइटोप्लाज्म है, तो न्यूक्लियस भी ज्यादा रखना पड़ेगा, वरना सेल क्या करेगी? डिवाइड कर जाएगी, माइटोसिस कर सकती है। इससे बचाने के लिए एक से ज्यादा न्यूक्लियस है ना? एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि डेंस साइटोप्लाज्म है। और सेल डिवीजन का रूल क्या बोलता है कि अगर साइटोप्लाज्म कंट्रोल के बाहर चला गया, किसके? न्यूक्लियस के, तो पूरी की पूरी सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। उससे बचाने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये थी हमारी 4 वॉल्स। और कुछ और बातें करते हैं स्टेम के बारे में। जैसे हमने कहा कि अंदर टेपिटम के अंदर कौन सी टिश्यू प्रेजेंट थे? स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन से बेटा? स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट थे। अब है क्या? each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, therefore each one is a potential pollen mother cell। अब यहाँ पे एक बात को समझो बेटा, जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है वो डेवलप होकर बना देता है पोलन मदर सेल। क्या बना देता है? पोलन मदर सेल। और यही पोलन मदर सेल बेटा बाद में मियोसिस करके
4 पॉलन ग्रेन का टेट्राड बनाती है। पहले वो चारों साथ में जुड़े रहते हैं, कुछ इस तरीके से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जिसको हम पॉलन टेट्राड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन टेट्राड भी बोलते हैं। ये बात मैं आपको डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये पूरी बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी समझने के लिए अपने समझ लिया है ना। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसका हर सेल, ईच सेल पॉलन मदर सेल बन सकता है, और बाद में हर सेल से कितने 4 क्या बन सकते हैं? पॉलन ग्रेन्स बन सकते हैं। याद रखना बेटा, है ना। तो ये 2n कंडीशन पे है, यानी कह सकते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू कैसा है? 2n है, और पॉलन मदर सेल भी क्या है? 2n है। बट यहाँ पे कंडीशन कैसी हो जाएगी? n कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। द माइक्रोस्पोर्स, अब जो माइक्रोस्पोर है बेटा, जो माइक्रोस्पोर है, मैंने आपको कहा था माइक्रो वर्ड कहीं भी आएगा हम उसको क्या मान लेंगे कि ये मेल से रिलेटेड है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, यही बाद में डेवलप होके क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन बन जाता है। यही बाद में डेवलप होके क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बन जाता है। आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो हमने यहाँ पे इसको पॉलन टेट्राड बोला है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। क्या बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड है, बात एक ही है, हम उसको पॉलन टेट्राड भी बोल सकते हैं। अब मैंने जो आपको बोला था कि पॉलन ग्रेन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो वादा मैं अभी आपसे पूरा कर देता हूँ। तो जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट का मतलब ये होता है कि इट इज द कैरियर ऑफ मेल गैमेट, इट इज नॉट अ मेल गैमेट। मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये मेल गैमेट नहीं है, इसके अंदर कहीं मेल गैमेट बैठा है। आप ऐसा मान सकते हो कि ये हमारे दूल्हे की गाड़ी है। क्या है? ये हमारे दूल्हे की कार है, जिसमें दूल्हा अपनी बारात में जाएगा। याद रखना बेटा, ये क्या है? दूल्हे की गाड़ी है, ना कि खुद दूल्हा। दूल्हा इसके अंदर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट टू 25 to 50 माइक्रोन मीटर। कितना स्ट्रक्चर होता है इनका? कितना डायमीटर है? 25 to 50 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन होता है बेटा 10 to the power -6, 10 to the power -6 मीटर को हम माइक्रोन मीटर बोलते हैं। इन डायमीटर जनरली स्फेरिकल शेप का होता है, और 25 to 50 माइक्रोन मीटर का देखने को मिलता है। साथ ही साथ बेटा, इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये जो स्पाइक्स वाला स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और कई शेप में आ सकता है। मतलब बहुत सारी चीजें, एक डिफरेंट फिनोमेना हर स्पीशीज में देखने को मिल सकता है, एक डिफरेंट अरेंजमेंट हर स्पीशीज को देखने को मिल सकता है ना। द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडम। तो पॉलन ग्रेन की जो सेल वॉल है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडम बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। इसमें कितनी लेयर प्रेजेंट है? 2 लेयर प्रेजेंट है। एक लेयर का नाम है एक्साइन, और दूसरी लेयर का नाम है इंटाइन। कितनी लेयर प्रेजेंट है बेटा? 2 लेयर। और जो मैंने आपको बात बोली, पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, वो यहाँ पे लिखी हुई भी है। और हम बात करते हैं लेयर के बारे में। मैंने आपको बोला कि इसके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट है। कितनी लेयर? 2 लेयर प्रेजेंट है। एक लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, और एक लेयर को बोलते हैं इंटाइन। अब जो एक्साइन है बेटा, ये आउटर लेयर है, और वहीं पे इंटाइन इनर लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि हमारे इसके अंदर है क्या। इसके अंदर पे 2 अलग अलग सेल्स है। क्या है? 2 अलग अलग सेल्स हैं। एक सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। हाँ बेटा, एक सेल का नाम क्या है? जनरेटिव सेल। और देख पा रहे होंगे, ये जो है ये जनरेटिव सेल, सिर्फ इतना वाला पार्ट क्या है? जनरेटिव सेल। और उसके अंदर प्रेजेंट है आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है? जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो 2 लेयर मैंने आपको बोली थी कि बाहर बाहर अंदर साइड पे इंटाइन, और ये जो बाहर की लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? एक्साइन। और सिर्फ एक जगह एक्साइन एक जगह पे एब्सेंट होती है, एक जगह पे एब्सेंट होती है। जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है, उसको बोलते हैं हम जर्म पोल। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोल बोलते हैं। और ये जो जो मैंने आपको सेल मार्क करवाई थी, जनरेटिव सेल, इसके बाहर जो सेल है, इसके बाहर जो सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं बेटा? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और वेजिटेटिव सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, और जनरेटिव सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है। अब एक बात को याद रखो, ध्यान से समझो, इसमें 2 सेल है, हाँ है ना? 2 सेल है। एक कौन सी सेल? जनरेटिव सेल। एक कौन सी सेल? वेजिटेटिव सेल। अब 2 सेल है तो 2 न्यूक्लियस भी है। एक किसका? जनरेटिव सेल का अलग न्यूक्लियस, और एक ये जो ट्यूब न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, वो किसका है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस का। मतलब हम ये कह सकते हैं 2 न्यूक्लियस है। क्या है? 2 न्यूक्लियस। 2 सेल 2 न्यूक्लियस स्टेज है, हाँ है ना? 2 सेल 2 न्यूक्लियस स्टेज है। जनरली जनरली इसमें ही मिलता है, पर कभी कभी ये ऐसा होता है कि 2 सेल 3 न्यूक्लियस स्टेज भी देखने को मिल जाए।
अब बोलोगे सर ये कैसा हो गया? इस बात को ऐसा समझो बेटा, जो जनरेटिव सेल है उसके पास जो न्यूक्लियस है वो है एक्चुअल मेल गैमीट। वो क्या है? एक्चुअल मेल गैमीट। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये तो खत्म हो जाएगा एंड में, वेजिटेटिव सेल भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप देख पा रहे होगे जनरेटिव सेल छोटी सी है, उसका साइटोप्लाज्म मेन नहीं है, उसके पास क्या है? न्यूक्लियस मेन है। वहीं पे वेजिटेटिव सेल के पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है। याद करो मैंने आपसे बात बोली थी, जिसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा वो क्या करता था? नरिशमेंट का काम करता था। मतलब जो वेजिटेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल का क्या करेगी? नरिशमेंट करेगी। और जो जनरेटिव सेल है वही बाद में क्या बना देगी? दो मेल गैमीट। कितने? दो मेल गैमीट। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन चालू हुई होगी, है ना? जो बेटा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और दो मेल गैमीट बनाता है। याद रखना पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं? दो मेल गैमीट होते हैं। कितने होते हैं? दो मेल गैमीट होते हैं। जनरली कंडीशन कौन सी है? टू सेल टू न्यूक्लियस, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल, दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस। वहीं पे कभी कभी क्या होता है? दो सेल तीन न्यूक्लियस बन जाते हैं। कैसे? कि एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल, दो सेल होगी पर न्यूक्लियस तीन। कैसे? एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और दो किसके न्यूक्लियस? जनरेटिव सेल के, जो बाद में क्या बनने वाले हैं? दो मेल गैमीट बनने वाले हैं। अब बेफिक्र रहो, मैं पूरी कहानी आपको अच्छे से समझाऊंगा। जब अपन आगे बढ़ेंगे पॉलिनेशन वगैरह करेंगे तब वहां पे इसको थोड़ा और वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो दो मेल गैमीट बन रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, ये पूरी बातें अपन करेंगे। अभी इतने जान लेते हैं कि टू सेल थ्री न्यूक्लियस कंडीशन बन जाती है उसमें, है ना? आगे बढ़ते हैं और अपनी लेयर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हमने बात करी थी जो एक्साइन होती है वो आउटर लेयर है। कैसी लेयर है बेटा? ये आउटर लेयर है। अब एक्साइन जो बनी होती है बेटा, एक्साइन इज मेड अप ऑफ अ केमिकल बायोमोलिक्यूल बोल सकते हैं कि स्पोरोपोलिन नाम के से बनी होती है। अब स्पोरोपोलिन इज अ फैटी सब्सटेंस एंड वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। मतलब इससे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिला है। इसका रीजन क्या है? अगली लाइन देखो समझ में आएगा। एक्साइन इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई। मतलब ना हाई टेम्परेचर इसको खत्म कर सकता है, ना कोई एसिड खत्म कर सकता है, ना ही कोई एल्कलाई खत्म कर सकता है। और साथ ही साथ नो एंजाइम इज नोन टू डिग्रेड इट। मतलब स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम अभी तक पता ही नहीं चला है। मतलब ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो उसको डिग्रेड कर सके, ऐसा एंजाइम कोई भी प्रेजेंट ही नहीं है। द पोलन ग्रेन एक्साइन has prominent aperture called germ pore where sporopollen is absent। याद करो मैंने दिखाया था कि जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन absent होता है, वहां पे एक्साइन absent होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एंटाइन प्रेजेंट होती है। तो क्या मैं यहाँ से एक बात ये बोल सकता हूँ कि एक्साइन इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर? क्यों होगी? क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पे एक्साइन absent है, उस जगह को क्या बोलते हैं हम? इस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जंप होल। मतलब एक जगह ऐसी है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूअस लेयर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक जगह पे वो एब्सेंट है। और वही साथ ही साथ जो इंटाइन लेयर है बेटा वो एक कंप्लीट लेयर है। कैसी है? कंप्लीट लेयर है और वो बनी हुई होती है सेलुलोज। इसकी मेन उसमें पार्ट क्या होता है? सेलुलोज होता है, साथ में थोड़ा बहुत पेक्टिन होता है। मतलब इंटाइन लेयर जो कि इनर लेयर भी होती है किसकी? पोलन ग्रेन की। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किसकी? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। बेटा जी इसके साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।